फारूक साहब ने कहा कि इस टॉपिक पर बात की जाए और वो टॉपिक है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। अच्छा, मेरा तजुर्बा यह है कि जब भी इस तरह की कोई मीटिंग्स हो और जब लोग चॉइस देना कि जी किस मौजू पर बात कर रहे हैं, तो ये चॉइस नंबर 1 होती है हमेशा कि जी पर्पस ऑफ लाइफ पर बात करें। निश्तर की एक एलुमनाई का फंक्शन था जिसमें मेरे बैच से बहुत सीनियर बैच के का वो फंक्शन था। जैसे आपका Q10 था ना, तो मेरा N28 है, तो वो N19 या इस तरह का कोई बैच था जो कि मुझसे बहुत सीनियर थे सारे लोग। तो उसमें से बहुत सारे लोग अमेरिका से आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप इस मौजू पर आप बात करें। तो मैंने कहा किस मौजू पर? तो उन्होंने कहा जी पर्पस ऑफ लाइफ पर बात करें। तो वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा थी। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि माशाल्लाह आपने 65 साल गुजार दिए हैं, तो अब आपको क्यों ख्याल आया कि पता लगे कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? और आप मुझे मेहरबानी करके बताइए कि अब तक आपके ख्याल में ज़िंदगी का क्या पर्पस है? 65 साल हमने यहाँ गुजार दिए हैं, तो ज़िंदगी का क्या पर्पस है? तो मेरे लिए एक बड़ा खौफनाक तजुर्बा हुआ। एक साहब आगे बैठे हुए थे, तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे और वो अमेरिका में कहीं थे और सुना कि बहुत अमीर आदमी थे और बहुत ही नामी ग्रामी सर्जन थे। तो उन्होंने कागज़ पे कुछ नहीं लिखा, वो रोने लग गए और रोते रोते खड़े होकर कहने लगे कि बेटा, मेरी उम्र तकरीबन 70-72 साल हो गई है। आज मैंने पहली दफ़ा सोचा है कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, और जब मैं कागज़ पे लिखने आया हूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो उस वक्त से मैंने इन वर्कशॉप्स के अंदर ये कराना छोड़ दिया है कि भाई आप खुद बताएं कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कोशिश करूंगा, आपसे अर्ज़ करूंगा कि मैं आपसे कहूंगा नहीं कि बताएं क्या ज़िंदगी का मकसद है, लेकिन मैं 15-20 सेकंड के लिए खामोश होता हूं। आप कम से कम अपने दिल में झांक के ज़रूर ये एक फ़िक्रा ज़हन में सोचिए कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। देखिए ना, आपने एक मजदूर रखा, उसको मजदूरी दी, पता नहीं आजकल कितनी मजदूरी होती है, फर्ज करें 500 होती है, 700 होती है, और आपने शाम को उसको कहा कि तुम भाई कल फिर आ जाना, कल फिर तुम काम करना। तो ऐसा हमने क्यों कहा? इसलिए कि हमारे नज़दीक वो यूजफुल था और उससे कोई और हमने काम लेना था, तो हमने एक दिन को उसको और कहा कि तुम काम करो। अब जैसे अब रात को कुछ लोग इस दुनिया से फौत हो गए हैं, हम उनमें से नहीं हैं, हमें एक चांस मिला है कि आज फिर हम जिंदा हैं, तो हमें क्यों ये मोहलत दी गई है कि मैं आज का दिन जिंदा हूं और आज भी मुझे कहा गया है कि भाई आप रुक जाइए, एक दिन और रुक जाएं क्योंकि आपने ये काम करना है। तो मैं 15-20 सेकंड के लिए खामोश होता हूं और मैं खुद भी नहीं एम्बैरस होना चाहता क्योंकि मैं भी, हम सब एक ही बोट में हैं। मैं आप सिर्फ अपने दिल में झांक के, और अगर आप इसको बहुत इफेक्टिव करना चाहते हैं तो 15 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचिए कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है। आई एम श्योर आपके जहन में कोई ना कोई इसका जवाब आया होगा। ये सवाल बहुत सिंपल नहीं है और ये फिलॉसफी के इस बड़े सवालों में से एक सवाल है, क्योंकि अगर इस सवाल का कोई एक डेफिनेटिव आंसर होता तो अभी तक पता चल चुका होता। और इसका जवाब होने का वजह यह है कि इस दुनिया में जितने भी जिंदा रहने वाली चीजें हैं ना, जिंदा जानदार है, उन सब का ये प्रॉब्लम नहीं है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। मसलन किसी घोड़े के जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया, किसी बकरी के जहन में कभी ख्याल नहीं आया, किसी मुर्गी के जहन में कभी ख्याल नहीं, किसी दरख्त के का अगर कोई कॉन्शियस है तो उसके में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आखिर मेरा क्या पर्पस है। ये सिर्फ इंसान का प्रॉब्लम है कि उसको पता चले कि मेरा क्या पर्पस है। वेल बीइंग, हैप्पीनेस, ये सारे के सारे, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे के सारे इंसानों के प्रॉब्लम है। वो इसलिए कि इंसान जानवरों से मुख्तलिफ है, राइट? और वो कैसे मुख्तलिफ है? देखें, मसलन मैंने रात ही निकाली तस्वीर, ये देखें, ये सारी गायें हैं, ये सब एक जैसी हैं, ये सारे हैं, ये सब एक जैसे हैं। आप नीचे लेवल पर उतरा, ये सारी मूलियां एक जैसी हैं, सारी गाजरें एक जैसी हैं, लेकिन कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। हैरानी की बात है। अब मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे आज मिले, वो मेरे क्लास में, उनको पता लगा तो वो अभी मुझे छोड़ के गए हुए हैं। तो काफ़ी उनके साथ एक और डेंटल सर्जन थे, वो मिनिस्टर ग्रेजुएट थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की तो फ़ोन पर मैंने पहचान लिया कि ये कौन है। यानी उसका लहजा भी हर बंदे का यूनिक है, शक्ल तो। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि चूंकि गधों के 2 कान होते हैं
और गधों की 2 आंखें होती हैं और गधों की 1 दुम होती है, तो इसलिए वो एक जैसे हैं, जबकि इंसानों की 3 आंखें होती हैं, या इंसानों का नाक किसी का पीछे लगा होता है, किसी का आगे नहीं, इंसानों के भी आज़ा उसी तरह से उतने ही हैं। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि कोई 2 इंसान एक जैसे नहीं है, कोई 2 इंसानों का लहजा एक तरह का नहीं है, उनका एक्सेंट एक तरह का नहीं है, ये सब डिफरेंट है। जब ये सारे डिफरेंट हैं तो अपार्ट फ्रॉम दिस उनका जेनेटिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका पेरेंटिंग का पूरा स्टाइल डिफरेंट है, किसी को किसी किस्म की पेरेंटिंग मिली है, किसी को किसी किस्म की पेरेंटिंग मिली है, उनके नर्चरिंग के डिफरेंट है। एक घर में 3 भाई रहते हैं, तीनों का डिफरेंट नर्चरिंग है, क्योंकि जब वो माँ बाप थे तो एक बच्चा था तो उनका पेरेंटिंग स्टाइल और था, नर्चरिंग स्टाइल और था। जब अगला बच्चा आया तो उन्होंने मॉडिफाई किया और अब उसमें वो पहला वाला जो बड़ा भाई है वो भी शामिल हो गया, तो जो अगले आने वाला बच्चा है उसका नर्चरिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, उनकी एजुकेशन डिफरेंट है, उनकी रिलीजियस थॉट्स, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम वो डिफरेंट है। किसी को बचपन में कुछ बताया गया, किसी को बचपन में कुछ बताया गया, किसी को किसी बहुत इंटेंसिटी के साथ बताया गया, किसी को कम इंटेंसिटी के साथ बताया गया। इस तरीके से सोशल सिस्टम डिफरेंट है, फाइनेंशियल सिस्टम डिफरेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट है, और ये लिस्ट बहुत लंबी आप नीचे तक ले जा सकते हैं कि इंसानों के ऊपर इतने ज्यादा फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि कोई एक इंसान एक जैसा नहीं है। शाह साहब की भी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, लेकिन मैं और शाह साहब मुख्तलिफ हैं। आप और आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और आप बिल्कुल, जब हम सारे मुख्तलिफ हैं, इसीलिए ये फिलॉसफी का बहुत बड़ा सवाल है कि फिर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इसको जनरलाइज्ड करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि ये 1 घंटे की, या मैं कोशिश करूंगा उससे भी कम, इस गुफ्तगू के अंदर आप कहेंगे वाह जी वाह, आज पता लग गया कि मेरी जिंदगी का क्या पर्पस है, तो मैं माफी चाहता हूं, इस तरह की मैं कोई बात एंड में आपको नहीं बता के जा सकता। अलबत्ता मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ डिटरमिन किन फैक्टर्स की बुनियाद पर होता है, और वो क्या प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स के तहत हमें पर्पस ऑफ लाइफ अपना डिफाइन करना चाहिए। लेकिन क्या पर्पस ऑफ लाइफ करना है, दिस इज अप टू यू, इसलिए कि आप यूनिक हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर कामरान। जिस तरीके से सोचते हैं मैं भी वैसा सोचने लग जाऊं, इसके लिए मुझे कम अज कम डॉक्टर कामरान होना चाहिए, जो मैं कभी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए वो मैं कभी भी आपके शूज में नहीं हो सकता। इसलिए मैं कोई भी किसी भी हायर फिलॉसफी के सवाल का जर्नलाइज्ड आंसर मैं आपको नहीं दे सकता जो कि सब के ऊपर एप्लीकेबल हो। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लिटरेचर की रोशनी में कुछ बातें मैंने अभी इकट्ठी की हैं जो हमें यह बताएंगी कि मैं जितना वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया है, मेरी जिंदगी के आने वाले वक्त में मैं कैसे डिटरमिन कर सकता हूं जिससे मेरी यूटिलिटी, मेरा मुफीद होना और मेरा हायर पर्पस ऑफ लाइफ डिटरमिन हो सके। देखिए, जानवर में और इंसानों में, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? जानवरों और इंसानों के अंदर जो कॉमनैलिटी है ना, वो बॉडी है, और जानवरों में इसके अलावा फिर और कुछ नहीं है। इंसानों में इसके अलावा 3 चीजें और हैं। अनफॉर्चुनेटली इंसान भी अपने आप को सिर्फ बॉडी ही समझता है, इसलिए उसकी तमाम जरूरतें उसकी बॉडी की जरूरत के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि इंसान अपनी बॉडी को एक्सीलेंट कर ले तब भी वो जानवरों के बराबर नहीं जा सकता, इसलिए कि ना हम घोड़े की तरह चीते की तरह भाग सकते हैं, ना हम हाथी की तरह स्ट्रांग हैं, ना हम मछली की तरह स्विम कर सकते हैं, ना हम कौवे की तरह उड़ सकते हैं, ना हम सांप की तरह सुन सकते हैं, ना हम बिल्ली की तरह देख सकते हैं। यानी जितनी हमारी फैकल्टीज हैं, हमारी सेंसेस की फैकल्टीज हैं, उसके मुकाबले में जानवरों की ये सारी फैकल्टीज हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं पैदा हुआ, मेरी सेहत बहुत अच्छी थी, फिर मेरी वक्त पे शादी हुई, फिर मेरे बच्चे हुए, मैंने उनके लिए रोजगार इकट्ठा किया, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया, फिर मैं इस दुनिया से चला गया, अगर वो ये जिंदगी गुजार के जाए तो वो कहेगा मैंने बहुत कामयाब जिंदगी गुजारी है। लेकिन अगर आप उसको आफाकी लेवल पर देखें
तो तब भी उसकी जिंदगी अगर आइडियल भी हो तो वो सिर्फ जानवरों के लेवल पर है। इसलिए कि ये वाले सारे काम जानवर बगैर किसी ब्लेमिश के, बगैर किसी प्रॉब्लम, ये तो हो सकता है कि मैं अपने बच्चों की सही तरबियत ना कर सकूं, ये तो हो सकता है कि मेरी सेहत बिल्कुल खराब, मेरी सेहत ठीक ना रही हो, ये तो हो सकता है कि मेरे साथ वालों से मेरी लड़ाइयां होती रही हों, लेकिन किसी जानवर के साथ ऐसा नहीं होता। जानवर अपनी इस पूरे एल्गोरिदम के अंदर हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर तरीके से जिंदगी गुजारता है। लिहाजा अगर हमें यह गलत फहमी है ना कि मैंने कमाई के रोज की, मैंने घर बनाया, मैंने फिर गाड़ी ले ली, फिर मैंने बच्चे भी, फिर उनको खाया, फिर उनको नौकरी लगवा दी, फिर मैं दुनिया से फौत हो गया, एट द मोस्ट हम एनिमल लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो भी बहुत कम इम्कान है कि एनिमल लेवल के बराबर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का एक, इसको PQ कहते हैं, फिजिकल क्वोशंट, इसके अलावा हमारी बॉडी का एक और एस्पेक्ट है जिसे माइंड कहते हैं। यहां से इंसान मुख्तलिफ होना शुरू हुआ है बाकी जानदारों के साथ, और अनफॉर्चुनेटली ये वो फैकल्टीज हैं जिनको डेवलप ना करने की वजह से इंसान के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा फायदा क्या है, आखिर मेरी यूटिलिटी क्या है, मैं दुनिया में अगर ना आता तो क्या फर्क पड़ता, मैं आज चला जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट। जानवरों के अंदर भी, इसको हम IQ कहते हैं ना, माइंड को, इंटेलिजेंस को, जानवरों के अंदर भी इंटेलिजेंस है। और इंसान का तीसरा एस्पेक्ट है हार्ट, जिसको हम इमोशनैलिटी कहते हैं। जानवरों के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, मगर ये दोनों की दोनों चीजों की क्वांटिटी और क्वालिटी सिर्फ सर्वाइवल की हद तक है। यानी इंसान में सिर्फ इतनी इंटेलिजेंस मौजूद है कि वो दुश्मन का हमला कर सके, सर्दी गर्मी से अपने आप को बचा सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और खुराक हासिल कर सके, और एक्सक्रीटा जो है वो अपना निकाल सके, और रिप्रोडक्शन की भी जो है वो भी सर्वाइवल के लिए है। जैसे इंसान की रिप्रोडक्टिव का काम सर्वाइवल से बियॉन्ड है। और जानवरों के अंदर आप देखिए, तकरीबन तमाम जानवरों में साल में एक दफा उनकी फीमेल को एक्चुअली सेक्सुअल इंटरेक्शन की जरूरत होती है, ओनली वंस इन 1 ईयर, और उसी एक इंटरेक्शन के अंदर ही वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको आगे, क्योंकि पर्पस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल है, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन भी एक सर्वाइवल ही है, राइट। तो इंसानों और जानवरों में यह बहुत बुनियादी फर्क यह है कि जानवर सिर्फ बॉडी है और उसकी लाइफ बॉडी के गिर्द ही रिवॉल्व करती है, और उस बॉडी की सर्वाइवल के लिए उसके अंदर इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी है। जबकि ह्यूमंस के अंदर सर्वाइवल से बियॉन्ड इंटेलेक्ट है, सर्वाइवल से बियॉन्ड इमोशनैलिटी है, और एक चौथा कंपोनेंट है जो जानवरों में बिल्कुल नहीं है, वो है स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम कहते हैं SQ। ये मखसूस है इंसानों के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 4 काम हैं, इन 4 कामों में कहां हमसे कोताही होती है, कहां हम इसको आइडियल तो नहीं मैं कह सकता, कहां हम इनको नियर आइडियल ला सकते हैं, जिसके नतीजे में हमारी ये चारों फैकल्टीज ग्रो कर सकती हैं। जब ये चारों फैकल्टीज ग्रो करेंगी तब हमारा 100% पोटेंशियल जो है वो मटीरियलाइज हो सकता है, और 100% पोटेंशियल मटीरियलाइज और उसको इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने आप को सिर्फ यही समझते रहे कि हम बॉडी हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम बॉडी के गिर्द ही रिवॉल्व करते रहेंगे, और हमारी जरूरियात, हमारी सक्सेस, हमारा अनसक्सेसफुल होना वो बॉडी की कंफर्ट से ही मुतल्लिक होता रहेगा, और हम 80 साल की उम्र में पूछेंगे मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या था। इसलिए हम इसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते, मगर इन फैकल्टीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको ये अर्ज करूं, ये उसी से मुतल्लिक, इसको शायद मैं साइंटिफिकली तो खैर ना बयान कर सकूं, मगर ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक ऑथर ने आर्बिट्रेरीली इंसानों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मेरे लिए ये बात इसलिए अहम लगी कि इंसान उन लेवल्स में से जिस लेवल पर प्लेस होगा, उसका पर्पस ऑफ लाइफ उसी के गिर्द रिवॉल्व करेगा। उनके मुताबिक कुछ इंसान बॉडी के लेवल पर जिंदगी गुजारते हैं, कुछ हार्ट के लेवल पर जिंदगी गुजार, यहां हार्ट से मुराद ये हार्ट कार्डिक हार्ट नहीं है, हार्ट से मुराद इमोशनैलिटी है ना, और कुछ लोग स्पिरिट के लेवल पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम अगर अपनी जिंदगी पर भी अप्लाई करेंगे तो हम भी बड़ी जल्दी से इस यार्ड स्टिक के जरिए से देख सकते हैं कि मेरी जिंदगी किस लेवल पर बसर हो रही है। उसके लिए
जो निशानियां मैं आपको बता देता हूं, इनको हम कहते हैं लेवल ऑफ लिविंग। अब हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा जो हमने डिटरमिन किया हुआ है, या हम डिटरमिन करने जाएंगे, या हम कर चुके हैं, वो इस पर डिपेंड करेगा कि हम कहां प्लेस करते हैं अपने आप को और हम कहां खड़े हैं। और हमारा यहां खड़ा होना ये इस पर डिपेंड करता है, जो मैंने पूरी एक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बताए थे जो हमारी जिंदगी के ऊपर इंफ्लुएंस करते हैं। देखिए मैं आपको निशानियां बता देता हूं। जो लोग बॉडी लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी निशानी ये होती है कि वो बॉडी की जरूरतों के इर्द गिर्द उनका 24 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम गुजरता है। देखिए एक बात जरा गौर से सुनिएगा, 24 घंटे में से मेरा कोई जानना चाहता है ना मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है और उसको नहीं पता, तो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। 24 घंटे में से सोने वाला टाइम निकाल दें जो आपका नींद का टाइम है, उसके अलावा जितने घंटे बचते हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम जिस काम में आपका गुजरता है वो आपकी जिंदगी का मकसद है। जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम गुजरता है वो आपकी जिंदगी का मकसद है। जो उसके अलावा टाइम है वो आपका जिमनी टाइम है, वो पर्पस नहीं है, वो आपकी नीड्स हैं। राइट? अच्छा, जो लोग बॉडी लेवल पर होते हैं उनका मैक्सिमम टाइम बॉडी की जरूरियात को इकट्ठा करने पर लगता है। यानी मैं फूड इकट्ठी करूं, यानी मैं हाउस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर 5 वो बनाऊं, फिर छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर गाड़ी छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर प्रॉपर्टी ज्यादा, फिर अथॉरिटी, ये भी ओहदा हो जाए, ये भी ओहदा हो जाए, ये भी मेरा ओहदा हो जाए। ये प्लीज इस सारी बात से ये मत समझिएगा कि ऐसा करना गलत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा करना गलत है। ऐसा करना हमारी जरूरत है। फर्ज करें, और आपकी जरूरत आप जानते हैं, मेरी जरूरत मैं जानता हूं। फर्ज करें आपकी जरूरत पोर्शे गाड़ी है जो कई करोड़ की आती है, इट इज परफेक्टली फाइन। हो सकता है आपकी जरूरत पोर्शे गाड़ी हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पोर्शे गाड़ी खरीदनी बुरी बात है। हो सकता है आपकी जरूरत 6 एकड़ का घर हो, तो वो जायज जरूरत हो, तो मुझे नहीं पता। मैं आपको खुदा ना खास्ते सारी गुफ्तगू से ये मत समझिएगा कि अगर इसके लिए कोई कोशिश कर रहा है तो वो गलत कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि अगर हमारी कोशिश सारी इसके गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है तो फिर हमारी जिंदगी का मकसद भी एक्चुअली यही है। और जिंदगी का क्या मकसद है, इसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। किसी का बॉडी लेवल पर जिंदगी का मकसद है तो ये गुनाह वाली बात नहीं है। ये मैं आपको गलत नहीं कह रहा। देखिए, कोई शख्स अगर एनिमल लेवल पर जिंदगी गुजारना चाहता है तो ये कोई गलत बात तो नहीं है ना। देखें, गधा होना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। गधा होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई गधा बनकर जिंदगी गुजारना चाहे बिल्कुल बुरी बात नहीं है। हां, ये बुरी बात है कि इंसान गधा ना हो मगर गधा बनकर जिंदगी गुजारे। हां, ये बहुत बुरी बात है। ये बहुत फजूल बात है कि इंसान गधा ना हो मगर जिंदगी गधों वाली गुजारे, एनिमल लेवल की जिंदगी गुजारे। तो इसलिए प्लीज इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा कि कोई भी शख्स पैसे की कमाने की कोशिश को और जद्दोजहद को और उसके लिए वर्क को बुरा कह रहा है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि अगर हमारी एफर्ट सारी इन चीजों के बढ़ाने पर ही खर्च हो रही है तो हमारा लेवल बॉडी लेवल का है और हमारी पर्पसफुल ऑफ लाइफ जो है वो बॉडी लेवल के ऊपर लोअर पर्पस ऑफ लाइफ होगा। तो लोअर पर्पस ऑफ लाइफ होना बुरी बात नहीं है, मगर अपने आप को पोटेंशियल को अंडर करना है। जैसे आपका ये मोबाइल है, ये 1.5-2 लाख रुपए का हुआ, अगर फर्ज करें, मुझे नहीं पता कितने का है, तो या फर्ज करें कोई भी आईफोन पता नहीं कितने का, 2 लाख का होता है। अगर आपने उस आईफोन के जरिए सिर्फ 2 काम किए कि इससे आपने मैसेज लिया और फोन कॉल की और आपने कुछ ना किया, तो अंडर पोटेंशियल, तो गलत तो कोई नहीं है ना, गुनाह वाली तो कोई बात नहीं, आपको पुलिस तो पकड़ के नहीं ले जाएगी। लेकिन इसके पोटेंशियल को आपने यूज नहीं किया। इसके जरिए आप एक्सेल की फाइलें बना सकते थे, पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम और है कि हमने ये भी नहीं किया। हमने सोचा 2 लाख का टेलीफोन है तो मैं इसके साथ कीले नहीं ठोक सकता। अगर 200 रुपए की हथौड़ी के साथ मैं कीले ठोक सकता हूं तो मैं 2 लाख के फोन से कील भी नहीं ठोक सकता, और हम इसके साथ कीले ठोकने लग गए। मेरी बात समझ गए ना? हमारा साथ तो प्रॉब्लम यह हुआ है कि हम एनिमल से भी सब एनिमल के लेवल पर जिंदगी, क्योंकि एनिमल लेवल की जिंदगी का मतलब है कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया मगर सिर्फ अपना ख्याल रखा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने अपना भी ख्याल नहीं रखा, लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये एनिमल लेवल की जिंदगी, ये जानवर वाली जिंदगी नहीं है, ये सब एनिमल लेवल की जिंदगी है अनफॉर्चुनेटली। और ये इसकी इजाजत बहरहाल नहीं है, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम होगा कि 2 लाख के फोन से चले, आप एक्सेल में फाइलें ना बनाएं, इसके ऊपर वीडियोस ना बनाएं, एडिटिंग ना करें, इसके थ्रू आप कोई और ना करें, वर्ड की डॉक्यूमेंट्स ना खोलें, लेकिन इसके साथ कीलियां तो ना ठोकें।
मतलब कीले ठोकने तो नहीं इसके साथ चाहिए। तो ये बात है। तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझिएगा। लिहाजा अगर कोई शख्स अपनी सारी एफर्ट को इसके गिर्द लगा रहा है दिन के 20 मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कुछ हम कर रहे हैं उसके नतीजे में ये चीजें अचीव हो रही हैं, तो हम बॉडी लेवल पर हैं। और इसका सही या गलत की कोई बात नहीं है, मगर इसका लॉजिकल आउटकम यह होगा कि ऐसे तमाम लोग जिनका बॉडी लेवल के ऊपर पर्पस ऑफ लाइफ डिटरमिन कर रहा होता है, वो हमेशा कंपटीशन में रहते हैं। जैसे हमारे प्रोफेशन में उसके इतने मरीज आ गए, मेरे इतने मरीज आ गए, उसने 6 ऑपरेशन कर लिए, मैंने 2 ऑपरेशन किए, उसका ये हो गया, मेरा ये हो गया। या किसी भी और प्रोफेशन में इसी तरीके, मैं तो चूंकि सब डॉक्टर हैं इसलिए मैं ये मिसाल दे रहा हूं। ये तो लोग हमेशा कंपटीशन में रहेंगे, ये लोग हमेशा फाइट में रहेंगे। ये इसका नेचुरल आउटकम है। अगर हम बॉडी लेवल पर होंगे तो ये नेचुरल आउटकम है। जैसे इसका साया बनेगा ही बनेगा, तो ये इसका साया है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम बॉडी लेवल पर हों और हमारे अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन ना हो, सेंस ऑफ फाइट ना हो, सेंस ऑफ जेलसी ना हो। और इनकी बड़ी निशानी होती है अदालतें, मुकदमे, केस किए होते हैं, इन पर केस हुए होते हैं, इन्होंने केस किए होते हैं, लिटिगेशंस, और हमेशा ये मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। तो लिहाजा इट इज आवर ओन चॉइस। हम अपनी जिंदगी का कोई भी मकसद बना सकते हैं। या अल्लाह मेरी जिंदगी का ये मकसद है, मैंने एट लीस्ट 6 एकड़ के अंदर एक घर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल। इसमें कोई गुनाह की बात नहीं, मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूं, लेकिन प्लीज इस बात पे तैयार रहिए कि ये इसका नेचुरल आउटकम होगा और हमारी जिंदगी लोअर लेवल पर गुजरेगी। ज्यादा इम्कान है सब एनिमल लेवल पर, एट द मोस्ट एनिमल लेवल पर। और जहां से ये मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि दुख वाली बात यह है कि अराउंड 95% ऑफ पीपल इस दुनिया में बॉडी लेवल पर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसीलिए एक मुसीबत है, इसीलिए एक परेशानी है, इसीलिए यह दुनिया कभी भी जन्नत का गहवारा नहीं बन पाई। और 4.5% लोग जो हैं वो अच्छा, यहां बड़ी मजेदार बात है, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो अच्छी तरह समझेंगे कि बॉडी लेवल पर भी लोग ना 3 डिफरेंट होते हैं। कुछ स्पाइनल लेवल पर होते हैं, कुछ जो है इमोशनल लेवल पर होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट लेवल पर होते हैं, मगर होते बॉडी लेवल पर ही हैं। इंटेलिजेंट लेवल वाले बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, बड़े एंटरप्रेन्योरिंग से बड़ा बिजनेस कमा रहे होते हैं, बड़े टॉकटिव होते हैं, बड़ी लोगों को आउट क्लास कर देते हैं, बड़ी जबरदस्त स्पीचेस कर रहे होते हैं, बड़े ज़हीन लोग होते हैं, बड़ी आर्गुमेंटेटिव लोग होते हैं, बड़े आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन रिवॉल्व बॉडी की गिर्दी कर रहे होते हैं। इमोशनल वो होते हैं, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो चंड मार देना होना, मैं किसी की गल सुनता ही नहीं, मेरे सामने कोई बोल के दिखावे, मेरे जरूरत कैसे हुई, लेकिन होंगे बॉडी लेवल पर ही। और कुछ तो बेचारे बिल्कुल स्पाइनल लेवल पे होते हैं, आपने चंड मारी मैंने भी चंड मार दी, आपने गाली दी मैंने भी गाली, आपने प्यार किया मैंने भी प्यार किया, बिल्कुल जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स होती है उनकी सारी। लेकिन ये होते सारे बॉडी लेवल। इसलिए आपको दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज़हीन नजर आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बॉडी लेवल से ऊपर हो। वो एक्चुअली बॉडी लेवल पर ऊपर कौन है ये डिटरमिन इस पर करता है कि एफर्ट किस चीज के इकट्ठे करने के लिए की जा रही है। यहां मैं फिर बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इसके लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, लेकिन यहां इसकी एफर्ट से हम कभी भी अपने लेवल को ऊपर नहीं कर सकते। और दूसरा, जो हार्ट लेवल पर लोग होते हैं, जिस तरह उनकी वो जरूरियात होती हैं, इनकी जरूरियात होती हैं फीलिंग्स। आप क्या महसूस करेंगे? कहीं आपके दिल में मेरे बारे में कोई नफरत तो नहीं आएगी? अच्छा महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी का दिल दुखेगा तो नहीं? फीलिंग्स, एथिक्स, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा होना चाहिए, ये नहीं कि किस में ज्यादा चीजें इकट्ठी हो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और मोरालिटी क्या है, हाई वैल्यूज, इखलाकियात, ईमानदारी, दयानतदारी, इस तरह की चीजें। और फिलोसॉफिकल आइडियाज, ये हमेशा बियॉन्ड लाइफ सोच रहे होते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि बॉडी लेवल, हार्ट लेवल, ये एक स्टेप से 2 स्टेप नहीं है, ये क्वांटम लीप है। जो लोग इस लेवल से इस लेवल पर आ जाते हैं, वो ये नहीं कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे, एक्चुअली टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ 4.5% होते हैं। और इनकी निशानी है कि जिन लोगों को ये चीजें मैटर करती हैं, अचानक ठंडी हवा देख के वो कहते हैं कि यार ये, उसके अंदर एक रोमांटिसिज्म क्रिएट हो जाता है उनके लिए, एक पोइट्री सुन के उनके अंदर एक खास किस्म की एक कैफियत आ जाती है, किसी दुखी के आंसू पोंछ के उनको एकदम एक अच्छा सा महसूस होने लग जाता है। पुरानी खाला जो गांव में रहती है, जिनको कई साल पहले नहीं मिले थे, 2 दिन की प्रैक्टिस छोड़ के उनसे मिल के जाके जो खुशी हो रही है, उनके साथ बैठ के गुड़ रोटी खा के उनको खुशी होनी शुरू हो जाती है। ये निशानियां इस बात की कि ये हार्ट लेवल पर है। और जिस तरह बॉडी लेवल के कुछ साए थे, हार्ट लेवल के भी कुछ साए हैं।
वो ये है कि ये लोग नॉन मटीरियलिस्टिक होते हैं। ये नहीं कि ये गरीब होते हैं, प्लीज मैं बार बार क्लैरिफाई करना चाहता हूं, गरीब दरवेश होने को मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा शाम को क्लिनिक बंद कर देना, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अल्लाह करे आपको बहुत अल्लाह ताला पैसे दे, बहुत पैसे दे, पैसा खैर है, पैसे के कसरत की वजह से आपके अंदर खैर को बढ़ाने का पोटेंशियल बढ़ जाता है। लेकिन जो मैं बात आपको कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि उनके नजदीक उसकी अहमियत नहीं रहती। दे बिकम नॉन मटीरियलिस्टिक। जहां पैसा और वैल्यूज होंगी तो वो वैल्यूज को चुनेंगे, पैसे को नहीं चुनेंगे। वो ब्रांड वाला सूट ना पहने, ये बात उनको कोई परवाह नहीं करेगी, लेकिन वो रिश्तों को बचा लेंगे, साख को अपनी बचा लेंगे, ऑनर को बचा लेंगे, अपनी कही हुई बात को बचा लेंगे, रिस्पेक्ट को बचा लेंगे। वैल्यू सिस्टम उनके, और वो आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, रिलेशंस को वैल्यू करते हैं, और वो खुदा तरस होते हैं, अल्ट्रुस्ट होते हैं, दे के खुश होते हैं, दे के खुश होते हैं। और एक अहम बात जो पहले वालों में बिल्कुल नहीं होती कि ये रिफ्लेक्टिव होते हैं। पहले वालों को जब कोई बुराई बताएंगे ना कि भाई तुम तो ये हो, तो वो आगे से लड़ने लग जाएंगे, और वो अपनी एनर्जीज पूरी की पूरी यूटिलाइज करेंगे आपको साबित करने के लिए कि आप गलत कह रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में वो तमाम लोग जो हार्ट लेवल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जब भी उन्हें कोई उनकी गलती पॉइंट आउट करेगा तो वो कहेंगे प्लीज प्लीज मुझे बताइए, माइकल साहब मुझे बताइए, आपने कहा कि मैं बहुत बदतमीज हूं, ये आपने क्यों कहा? प्लीज आई वांट टू अंडरस्टैंड इट, देयर मस्ट बी सम रीजन कि आपने ये कहा कि मैं ऐसा हूं, मैं ये समझना चाहता हूं। और ये वो ऑनेस्टली कर रहे होते हैं। इसको मैं बात को दोहराना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी सिफ्त है जो कि इस क्वांटम लीप की वजह से उन लोगों में आती है। जो लोग बॉडी लेवल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो रिफ्लेक्टिव नहीं होते, वो अपनी बुराई सुनकर और अपनी ऊपर तनकीद सुन के डिफेंड करने लग जाएंगे और लड़ने लग जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर अगर ये एबिलिटी मौजूद है कि इफ समवन इज ट्राइंग टू से एनीथिंग टू अस, ब्लॉक कर रहे हैं, अच्छा थक गए, अगर कि हमें कोई आदमी अगर हमारी किसी बात पे तनकीद करेगा या कोई क्रिटिसाइज करेगा तो इसको हम अपने ऊपर उसका एहसान समझेंगे और वाकई इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बताइए आपने ये ऐसा क्यों कहा था। ये एक खूबी है जो हार्ट वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कि 95% ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली बॉडी लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं और 5% लोग जो हैं वो हार्ट लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत थोड़े से 0.5% इस लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं जिसको स्पिरिट लेवल पर जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे कुछ लोग हमें पूरी 60-70 साल की जिंदगी में एक दो ऐसे लोग नजर आते हैं जो स्पिरिट लेवल पर होते हैं। इनमें और उनमें फर्क यह है कि वो आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, वो गुडनेस को अप्रिशिएट करते हैं, वो रिश्तों को अप्रिशिएट करते हैं, वो उनको अप्रिशिएट करने वाले होते हैं हार्ट वाले। लेकिन जो स्पिरिट वाले होते हैं वो इनको क्रिएट करने वाले होते हैं। दे डोंट जस्ट मियरली अप्रिशिएट द आर्ट, दे जस्ट डोंट मियरली अप्रिशिएट हैप्पीनेस, वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स, दे क्रिएट हैप्पीनेस, दे क्रिएट आर्ट, दे क्रिएट वैल्यूज। और ये वो लोग होते हैं कि जिनकी नेचर ही चेंज हो जाती है, और ये वो लोग होते हैं जो उस बाबा जी बन जाते हैं जिनको इशफाक अहमद, वासिफ अली वासिफ, ये टर्म हमारे यहाँ बहुत यूज होती है, जो बाबा जी जिनको बाबाहुड अचीव हो जाती है, कहते हैं ना बाबे होते हैं, वो ये वो बाबे, वो वाले उस टर्म के अंदर ये वो बाबे बन जाते हैं, मास्टर्स बन जाते हैं। और जैसे उनकी वो निशानियां थी, इनकी ये चंद निशानियां जरा गौर से सुनिएगा। इन तमाम लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है कि इनके गिर्द एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जैसे चांद के गिर्द एक हाला होता है ना। जैसे अभी आप फरमा रहे थे, कुछ आप अभी बात कर रहे थे कि वो इतनी, ये वो लोग होते हैं जो स्पिरिट लेवल पर के लोग कहते हैं कि सर 5 मिनट मैंने दे दो, बस 5 मिनट ना आप मेरे साथ बैठ जाए, बस सर ये मेरी बेटी है, जरा ना इसके सर पे हाथ फेर दें, सर आप ना वो हमारे घर आइएगा, बस सिर्फ चाय पी के आप चले जाइएगा। यानी उनका लोग उनके ऑरा में जाना शुरू हो जाते हैं। कदम मुबारक रखिएगा, उनके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, एक फोर्स बन जाती है, और जो भी उसके अंदर दाखिल होता है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और ये बात सही है और साइंटिफिक बात है, उनके अंदर एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। दूसरा ये है कि उनका हमेशा लीडरशिप रोल होता है। लीडर की डेफिनेशन ये है कि अ पर्सन हु यूजेस हिज इन्फ्लुएंस टू ब्रिंग अ चेंज। तो उनका एक लीडरशिप रोल बन जाता है, वो जहां जाते हैं तब्दीली क्रिएट कर देते हैं। वो जिस जगह जाएंगे वहां माहौल चेंज हो जाएगा, वहां लोगों की सोच का अंदाज चेंज हो जाएगा, लोग और तरह से सोचना शुरू कर देंगे। और वो ये बहुत जबरदस्त खूबी है, जरा इसको गौर से सुनिएगा, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, यानी उनके नजदीक कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। हां कुछ लोग होते हैं जिनसे बुराइयां सरजद हो गई हैं, मगर वो लोग बुरे नहीं हैं। इससे पहले के लोग जेलसी में होंगे, कंपटीशन में होंगे, लड़ाई में होंगे, मुकदमात लड़ेंगे, उसमें अपनी एनर्जियां अपने टाइम जाया करेंगे,
ये वो लोग हैं जिनके लिए कोई बुरा नहीं होता। हां, कुछ लोगों से बुराइयां सरजद हो जाती हैं। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की टांगें बिल्कुल ठीक हैं, एक बच्चा पोलियो से माजूर हो गया है। किस बच्चे पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है? तो एक आदमी बड़े अच्छे काम कर रहा है, एक आदमी इतना माजूर है कि उससे कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा, वो गलत ही काम किए जा रहा है। तो जो लोग स्पिरिट लेवल पर होते हैं वो उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे मोहब्बत करने वाला बाप पोलियो वाले बच्चे को ट्रीट करता है। जो बहुत गलतियां कर रहा है, जो बहुत बुराइयां कर रहा है, उसको गले से लगाने वाले बन जाते हैं। ये हमारे सारे बुजुर्ग इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लोगों की थी। यानी कोई उनके नजदीक चोर नहीं होता, हां अलबत्ता किसी ने चोरी की होती है, जो कि चोरी करना बहुत बुरा काम है, लेकिन वो बंदा चोर नहीं होता। तो उनके अंदर यह खत्म हो जाता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, और इसी को डुअलिटी भी कहते हैं। हां या ना, यस और नो, दुश्मन दोस्त, अच्छा बुरा, यह खत्म हो जाता है। ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे 2-3 लोगों से मिला हूं जो ऐसे लोग हैं दुनिया में। और दूसरी बात यह है, यह बड़ी निशानी उनकी होती है कि वो क्रिटिसिज्म और प्रेज से बियॉन्ड हो जाते हैं। उनको कोई क्रिटिसाइज करता रहे तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको तारीफें कर दे तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको ना आपके इस सवाल के जवाब में कि व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ, ये मैंने एक थोड़ा सा आपसे अर्ज किया है कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ डिटरमिन कैसे होगा। इसका फैसला इस बुनियाद पर होगा कि हम बॉडी लेवल पर हैं, कि हम हार्ट लेवल पर हैं, कि हम स्पिरिट लेवल पर हैं। और उसकी निशानियां मैंने आपको बता दी हैं। बॉडी लेवल वाले का यह प्रॉब्लम होगा, गाड़ी साथ वाले की बड़ी क्यों है और मेरी क्यों नहीं बड़ी। और बच्चियों को आजकल अक्सर मैं कहता हूं, मेरा लहंगा 6 लाख रुपए का क्यों नहीं है शादी वाला, मेरा 6 लाख का लहंगा क्यों नहीं है। मैंने पार्लर में 2 लाख रुपए जाके अपनी खूबसूरत शक्ल को चुड़ैल वाली शक्ल में क्यों नहीं कन्वर्ट किया मिसाल के तौर पर ये चीज है। और जिसके नतीजे में ये कुछ होगा। और अगर हम हार्ट लेवल पर होंगे तो ये चीजें हम अपने दिल में झांक कर खुद ही फैसला कर सकते, और इसका ओवरलैप भी हो सकता है। देर कैन, ऐसा नहीं है कि क्लिक डिमार्केशन है। एट टाइम्स मे बी वी आर बॉडी लेवल, एट टाइम्स वी आर मे बी एट अ हार्ट लेवल। और जो स्पिरिचुअल लेवल है उसमें एट टाइम्स वाली कोई बात नहीं होती, वो निर्वाण होता है। जो एक दफा स्पिरिट लेवल पे चला जाता है वो नीचे नहीं डिटेरियोरेट करता। मास्टर में यही फर्क होता है, वंस यू गेट एन एनलाइटमेंट देन यू कैन नॉट एक्चुअली लूज इट, वंस यू गेट इट यू कैन नॉट लूज इट। यहां अलबत्ता इंटरप्ले हो सकता है कि कभी हम बॉडी लेवल पर हों, कभी हम स्पिरिट लेवल पर हों। लेकिन अगर हमारी जरूरतें ये होंगी, फीलिंग, एथिक्स, मोरालिटी, हाई वैल्यूज, फिलोसॉफिकल आइडियाज, तो ऐसी सूरत के अंदर ये हमारा नतीजा होगा। और हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो भी यही डिटरमिन करेगा। और अगर हमें अल्लाह ने कभी तौफीक दी और हम कभी कोई नजर करम किसी की हो गई, हम इस लेवल पर चले गए, ये तो फिर एक तरह से वलायत है, एक तरह से निर्वाण है। ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। ये लोग तो एक्चुअली इनका अपनी निजात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता ना, इन लोगों का प्रॉब्लम तो बेसिकली और लोगों को उसमें एनगल्फ करना होता है। तो इसी की बेस पर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ डिटरमिन होता है। आप थक तो नहीं गए? अब आप जानना चाहेंगे कि मैं करूं क्या? मैं आपको ज्यादा देर नहीं लूंगा, मोटे मोटे टेक होम मैसेजेस बता देता हूं जो मैं अपनी जिंदगी अप्लाई करने की एक आजिज़ाना सी कोशिश करता हूं, आपके साथ एक शेयर करने की कोशिश करता हूं। हम करें क्या जिससे हमारा लेवल बॉडी से ऊपर जाना शुरू हो जाए किसी तरीके से। हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले है हमारी बॉडी। सबसे पहले हम अपनी बॉडी के साथ इंसाफ करने लग जाएं, ये पहला काम है। ऐसा करने से हम एनिमल लेवल पर आ जाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हम एनिमल लेवल पर से भी सब एनिमल लेवल पर, अगर मेरे दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ है तो मैं एनिमल लेवल पर तो नहीं हूं, मैं तो सब एनिमल लेवल हूं। क्योंकि घोड़े को तो साथ वाले घोड़े से कोई बुग़्ज़ नहीं होता। जब 2 घोड़े एक रेस को जीतते हैं तो साथ वाला घोड़े को जेलसी नहीं होती। तो लिहाजा अगर मुझे जेलसी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे लड़ाई होती है, मैं अगले को नीचा दिखाना चाहता हूं, मैं तो एक्चुअली मैं तो अभी एनिमल लेवल। तो कम से कम एनिमल लेवल के लिए ये 4 बातें मैंने ढूंढी हैं। ऐसा करने से कम हम फिजिकली बेहतर हो सकते हैं। पहली बात यह है, ये 4 बातें ना, पहली फिजिकल के लिए पहली बात यह है कि डाइट। अब हैरान होंगे कितनी बेसिक सी बात है, वी आर व्हाट वी ईट। और मैं ज्यादा देर नहीं लगाता, सिर्फ आपको ये, और इस सिलसिले में वीडियोस यूट्यूब में बड़ी मौजूद हैं, मैं आपको सिर्फ टेक होम मैसेजेस बता रहा हूं।
अगर हम चाहते हैं कि मैं पहला स्टेप अपनी आपको ग्रोथ डेवलप के लिए करूं, सबसे पहले अपनी डाइट पर तवज्जो दें। जो चीज आप खा रहे हैं वो डाइट है भी कि नहीं है। अक्सर जो हम खा रहे हैं वो डाइट नहीं होती। आप सब डॉक्टर हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर एंड विटामिन, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जिसको बॉडी फूड के तौर पर करती है। और ये वो भी तमाम चीजें जो कि जमीन से निकली हुई हैं, किसी बायोलॉजिकल सोर्स से निकली हुई हैं, वो फूड है, उसके अलावा कोई फूड नहीं है। और बॉडी उसको फूड के तौर पर परसीव ही नहीं करती। मैं तफसील में नहीं जाता, पहली अपनी डाइट पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। जो हम खा रहे हैं वो डाइट है कि नहीं है। दूसरा, हमारी स्लीप कंफर्टेबल है कि नहीं है। नंबर 3, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। आप कहेंगे ये कितनी बेसिक, इतनी फिलोसॉफिकल बातों से कितनी बेसिक बातों पर आ गए। और चौथी बात यह है, ये 3 बातें, और चौथा यह है कि हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है कि नहीं है। और स्ट्रेस का तो सिंपल एक बड़ा गुर है, रात को सोने से पहले जितने लोग आपकी जिंदगी में आए हैं जिन्होंने आपके साथ ज्यादतियां की हैं, उन सबको रात को माफ कर दें, तो यू विल हैव अ वेरी स्ट्रेस फ्री लाइफ। और उसको ट्राई करके देखिए। तो ये 4 काम करने से हम एनिमल के लेवल पर आ जाएंगे। क्योंकि गधा या घोड़ा या गाय, उसको कभी भी आप जब उसकी स्टाइटी पूरी हो जाए एक तिनका मुंह में नहीं डाल सकते। उसका इतना जबरदस्त मेटिकुलस सिस्टम है, यानी उसके, लेकिन मेरा पेट भरा भी होगा और खुशबू आ रही है कढ़ाई गोश्त की, तो हो सकता है मैं उठा के आधा किलो और खा जाऊं, 1 किलो और खा जाऊं। ये 4 बेसिक बातें करने से हमारा फिजिकल कोशेंट एनिमल के लेवल में आ जाएगा। दूसरा, हमारा इंटेलिजेंट। प्लीज आप, ये भी मैं बहुत मुख्तसर और स्पीड से बता रहा हूं ताकि आप बोर ना हो। अपनी इंटेलिजेंस पर काम करने का तरीका यह है कि प्लीज आप याद रखिए कि इंटेलिजेंस का मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं कि घाना के सदर का क्या नाम है। आपको अगर आता है और इनको नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप नहीं इंटेलिजेंट। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इंटेलिजेंस का ताल्लुक बॉडी ऑफ नॉलेज से नहीं है। इंटेलिजेंस का ताल्लुक की बुक डेफिनेशन यह है, पोजेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। पोजेशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड इन ऑर्डर टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, उसका नाम इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि जिस वक्त, जरा प्लीज गौर से सुनिएगा, थोड़ी सी मैंने स्पीड तेज की हुई है लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लम्हा मौजूद में आप हैं। अगर मैं एक इंटेलिजेंट आदमी हूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप पर फोकस करूंगा। अगर मैं इंटेलिजेंट आदमी, कम इंटेलिजेंट आदमी हूंगा, तो आपसे बात करते वक्त या मैं पास्ट को सोच रहा हूंगा या मैं फ्यूचर को सोच रहा हूंगा, और जिंदगी के उस फेज में वक्त गुजार रहा हूंगा जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। ना पास्ट एग्जिस्ट करता है इस वक्त, ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में आप एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का की पॉइंट यह है कि हम लम्हा मौजूद में मौजूद हों। जिस वक्त हम नहा रहे हैं तो हम वो जो पानी ऊपर से गिर रहा है गरम गरम जिस्म के ऊपर, उसकी लज्जत को महसूस कर रहे हैं। जब हम खाना खा रहे हैं, तो जब मैं अपने बच्चे को गोद में उठा रहा हूं तो मैं उसकी लज्जत को महसूस कर रहा हूं। जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मैं अपनी उस अब्दियत को महसूस कर रहा हूं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एबिलिटी डेवलप अगर हम कर लें तो हमारी इंटेलिजेंस ऊपर ग्रो करना शुरू कर देती है। आप खुद भी कभी अपनी जिंदगी में गौर कीजिएगा, आप में से कुछ लोग होंगे बहुत इंटेलिजेंट जिनकी फोकसिंग एबिलिटी बहुत होगी, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली स्लीपिंग। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां मौजूद नहीं होते। उस लम्हा मौजूद के जो तकाजे हैं उनको हम पूरे नहीं कर रहे होते। या हम पास्ट में होते हैं चाहे फ्यूचर में होते हैं। करें क्या इस सिलसिले में? सिंपल सा मैं आपको एक गुर बता रहा हूं। आपका जिंदगी में जिस एक शख्स के साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है, मे बी योर स्पाउस, मे बी योर कॉलीग, मे बी योर सबॉर्डिनेट, मे बी योर बॉस, कोई भी, उसके बारे में एक फैसला कर लें कि जब इससे मैं बात करूंगा तो मैं सवाए उसकी तरफ मुतवज्जो होने के फिर कुछ नहीं करूंगा। और ये आप कल से मशक करनी शुरू कर दें। मैं आपको जाती तजुर्बे से ये बात बताता हूं कि जब आप एक बंदे के साथ फोकसिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, कुछ अरसे के बाद आपकी आदत बन जाएगी कि आप जो भी काम करेंगे वो फोकस करके करेंगे। तो इंटेलिजेंस को बढ़ाने की ये टेक्निक है। कुछ लोग मुराकबा भी करते हैं, जिसको मेडिटेशन भी कहते हैं, और डिफरेंट, और योगा है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं।
लेकिन सिंपल याद रखने की बात यह है कि अवेयरनेस, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे याद कराना है अपने आप को कि मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, और यह बहुत मुश्किल होता है याद कराना। लेकिन किसी एक शख्स के बारे में हम फैसला कर लें तो हमारी इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगी। दो एस्पेक्ट हो गए। तीसरी हमारी इमोशनैलिटी है। आप रिलेट कर रहे हैं ना इन तमाम बातों को बेटा, आप रिलेट कर रहे हैं ना इन बातों को। जो हमारा तीसरा एस्पेक्ट है ना इमोशनैलिटी, जिसमें मेरी जो ख्यालात हैं, उन ख्यालात के नतीजे में जो शेडो प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम इमोशन है। आपके मेरे बारे में अच्छे ख्यालात हैं तो मेरे बारे में आपके इमोशन भी अच्छे होंगे। अगर आपके दिल में मेरे बारे में कुछ नफरत है तो आपके इमोशन भी होंगे। तो इमोशन बाय डेफिनेशन खुद कुछ नहीं होते, हमारे थॉट्स के शेडो होते हैं। अच्छा, अगर हम अब इमोशनली ग्रो करना चाहते हैं तो हमें एक्चुअली ख्यालात के लेवल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको गुस्सा आया है तो गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सा साया है। जिस ख्याल ने गुस्से को जनरेट किया है उसको रोकने से गुस्सा खत्म हो जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको इंटेलिजेंस के लिए टेक होम मैसेज बताया है, इमोशनैलिटी को अपने काबू में रखने का भी एक टेक होम मैसेज है। और पहला मैसेज यह है कि आप लफ्जों को कभी ना पकड़ें। मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, इसका क्या मतलब है? क्या इसका यह मतलब है कि मैं वाकई इनकी टांगें तोड़ दूंगा? इसका क्या मतलब है? कि मैं आपसे बहुत गैर मुतमईन हूं, आपने मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन को नुकसान पहुंचाया, आप मुझसे छोटे हैं मेरे बेटों की तरह, मैं ये तवक्को भी नहीं कर सकता आप करेंगे, लेकिन मैंने अल्फाज क्या बोले? मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। राइट? तो अगर हम इमोशनली अपने आप को इंटेलिजेंस करना चाहते हैं तो नेवर होल्ड द वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग। यह बात गालियों के सिलसिले में बहुत अहम है। तेरी मां ब्ला 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 ब्ला। अब जो हीनियस बात वो करने जा रहा है, जिस हीनियस एक्ट के बारे में वो इजहार कर रहा है किसी की मां के बारे में, उसने उसकी मां को देखा भी नहीं है, उसको पता ही नहीं उसका घर किधर है, इस तरह की हरकत उसने जिंदगी में कभी की भी नहीं है। उसको पता है गाली निकालना बहुत बुरी है, लेकिन उसने ये, और दूसरे ने इस लफ्ज को पकड़ के उसको कत्ल कर दिया, उसके घर को आग लगा दी। वो तमाम लोग जो होल्ड करते हैं लफ्जों को, वो इमोशनली साउंड नहीं होते। आप इमेजिन करें कि एक शख्स आपको गाली दे और वो गाली बहुत गलीज गाली हो, तो आप कहें भाई एक मिनट सुनो सुनो सुनो, आपने मुझे गाली दी है ना, इसका मतलब यह है कि मुझसे कोई ऐसी बात हुई है कि आपको गाली देनी पड़ेगी। आप जरा बैठो, अगर आपके पास टाइम नहीं तो शाम को मेरे घर आओ, चाय पे ना आप मुझे समझाओ कि आपको मुझे गाली देने की जरूरत क्यों पड़ी। आप दिल में हंस रहे होंगे इस बात के ऊपर, लेकिन आप इमेजिन करें कि किसी के ऐसे अल्फाज से जिनका वो मतलब नहीं था, अगर आप उसको समझने की कोशिश कर लें, पहली सूरत में आप उसको कत्ल कर सकते हैं, दूसरी सूरत में हो सकता है वो आपकी जिंदगी का जिगरी दोस्त बन जाए। हो सकता है वो थोड़ी देर में कहे। एक गुरजैफ, एक बाबा जी थे गुरजैफ, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। इन सर्च ऑफ मिरेकुलस इज वन ऑफ देम, फोर्थ वे इज अनदर वन, आप पढ़िएगा कभी। तो वो इस तरह के बने हुए इंसान थे। तो एक दफा एक बंदा आया, उनको बहुत डांटा, बहुत गालियां दी, बड़ा, तो जब वो चुप कर गया तो कहने लगा कि मैंने आपको देखा है कि आपकी आंखें सुर्ख हो रही थी और आपके मुंह से झाग निकल रही थी और फिक्रा दरमियान में से टूट रहा था। इसका मतलब है कि आप बहुत गुस्से में थे, इसका मतलब है मेरे सिलसिले में आप बहुत हर्ट हुए हैं। तो आपने जो सारी बातें की हैं, मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूं कि आप ऐसा आपको क्यों हुआ। तो अगर आप महसूस ना करें तो मैं शाम को आपके घर आकर यह बता दूं कि आपको आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। अब इसमें वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा एकदम तो घबरा के चला गया, घंटे बाद आके माफी मांगनी शुरू कर दी कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और अक्सर गुस्सा करने वाले 15 मिनट के बाद माफी मांगने, जब डोपामीन मेटाबोलाइज हो जाता है तो वैसे करना शुरू कर देते हैं। तो गुरजेश ने कहा नहीं, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि 70% बातें आपकी गलत थी, लेकिन 30% बातों के बारे में मैं फैसला नहीं कर सका, शायद वो बातें सही हों, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो कि इंसान को जानवर के लेवल से उठा के ऊपर लेवल पे चली जाती है और मुआशरे के अंदर उसके पर्पस ऑफ लाइफ को इफेक्टिव कर देती है। तो प्लीज ये टेक होम मैसेज ये है, नेवर होल्ड द वर्ड्स। और मैं आपको बताऊं, बीइंग अ पेरेंट ना, हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हमने अपने बच्चों की वोकैबुलरी नहीं की। अब्बू मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, अब्बू मैं रहना नहीं चाहता, मुझे आपसे नफरत है। ये बच्चा क्या है? जिस बच्चे की वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, वो आपसे नफरत नहीं करता, वो घर छोड़ना नहीं चाहता, उसको वो अल्फाज नहीं आते जिसमें वो ये कहना चाहता है कि अब्बू मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं दुकान खोलना चाहता हूं बुनियानों की, मुझे बुनियानों की दुकान खोलने दें खुदा के लिए। वो ये कहना चाहता है मगर उसकी वोकैबुलरी नहीं है। वो कहता है आप जालिम बाप हैं, मैं नफरत करता हूं आपसे। वो ये कहना चाह रहा है। इट्स अ वोकैबुलरी इशू, इट इज नॉट एक्चुअली वोकैबुलरी का इशू है, इमोशनल इशू नहीं है। तो इसलिए प्लीज आप याद रखिएगा, मैंने आपको बॉडी के लिए कुछ 4 चीजें बताई, इंटेलिजेंस के लिए, फोकस के लिए बताया, और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए एक बात बताई कि नेवर होल्ड दी वर्ड्स। हर वो चीज जो आपको तैश दिलाए, हर वो बात जिससे आपके जिस्म में आग लगे, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि इसका मतलब क्या था। जब एक बीवी कहती है मैंने तलाक दे, मैंने तेरे कर रही दी, उसका यही मतलब होता है कि वो तलाक मांग रही होती है? वो एक्चुअली मोहब्बत मांग रही होती है, उसको कहना नहीं आ रहा होता। तो हम कहते तलाक मांग दी है भाई तुम, हमें समझ नहीं आ रहा। इट्स अ वोकैबुलरी इशू। और ये वो तमाम लोगों की प्रॉब्लम है जो कि लफ्जों को होल्ड कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो बात है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो खुदा ना खास्ता अगर आइंदा कभी कोई आपके साथ कोई गाली दे, मुगलजात बोले, गुस्से में लड़े, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा कि यार तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो, थोड़ा बैठो, मैं चाय मंगवाता हूं, चाय पी के ना हम डिस्कस करते हैं कि तुम मुझसे क्यों गुस्से में हो। आप देखिएगा कि आपने माशरे के अंदर क्या जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट किया आपने इस टॉलरेंस की। और दूसरा एक टेक होम मैसेज ये है कि हम जब भी कोई ऐसी चीज जो हमें अनसेटल कर देती है, तो हम महसूस पहले करते हैं, सोचते बाद में। तो हमने इसको रिवर्स कर देना है, सोचना पहले है, महसूस बाद में। ये नहीं कर हम इंसान है, कंप्यूटर तो नहीं है ना, महसूस तो करेंगे। मुझे गाली देगा मैं महसूस तो करूंगा, आप मुझे प्यार करेंगे मैं महसूस तो करूंगा, मगर सोचना पहले है, इसको रिवर्स कर देना है। और चौथी बात जो है, इसके बाद हम इंशाल्लाह बात खत्म करेंगे, वो ये है स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है। पहले मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, स्पिरिचुअलिटी से मुराद रिलीजियस एक्सरसाइजेस, रिलीजियस रिचुअल्स नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, इसका नाम स्पिरिचुअलिटी है। मैं सुबह दुकान पे गया, मैं सारा दिन दुकान पे काम करता रहा, मैं 5 बजे घर आया, मैं उस दुकान पे क्यों काम कर रहा था, इसका नाम स्पिरिचुअलिटी है। अगर वो इसलिए कर रहा था जो बॉडी की नीड्स के ऊपर था, तो दुकान पे काम करने वाले की स्पिरिचुअलिटी लो है। मैं इसलिए कर रहा था शाम को मैंने पैसे इकट्ठे करूंगा, पैसे इकट्ठे करके 4 प्लॉटों की किस्तें दूंगा, किस्तें देके फिर मैंने एक और जब ये करूंगा, ये गलत सही की बात नहीं है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरी एक बेवा बहन है, उसका मैंने वो करना है, एक मेरी फलां है वो भी करना है, फलां करना है। अब इसकी स्पिरिचुअलिटी और है। एक तीसरा बंदा है, ये पैसे मैं कमाता हूं, इस पैसों के जरिए से मैंने ये वाला काम करना है, उसकी स्पिरिचुअलिटी और है। तो ये वाला क्वेश्चन, वाई का क्वेश्चन तलाश करना। लिहाजा अब मैं अपनी दोबारा बात को दोहराता हूं, कोई ये नहीं कह रहा कि आप बिलियनर ना बने, कोई ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत ना करें, लेकिन वो आप जिस काम के लिए कर रहे हैं वो डिटरमिन करेगा आपकी स्पिरिचुअलिटी, राइट। वाई का क्वेश्चन, तो जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उसका क्वेश्चन पूछना चाहिए और उसकी एक सेटिस्फैक्टरी वाई का आंसर आना चाहिए। मैं जो देखो ना, एक आदमी है सर, मैं अपने डॉक्टरों को हमेशा ये सोचता हूं, एक आदमी है वो दफ्तर में क्लर्क है, उसका गुजारा नहीं होता तो वो शाम को ना रक्षा चलाता है, जस्टिफाइबल है ना। एक डॉक्टर है वो 8 घंटे एक जगह काम करता है, उसके घर भी हैं, उसकी गाड़ियां भी हैं, रात को फिर 10 घंटे काम करता है। आप मुझे बताइए कि वो कैसे कह सकता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बॉडी से ऊपर नहीं है, वो कैसे कह सकता है। और जनरली सर बॉडी की नीड के लिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं और साइंटिफिक प्रूफ के साथ कह रहा हूं, हमारी बॉडी की नीड के लिए अगर हम 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं ना, हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये आप डिटरमिन करके, और फिर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बॉडी ही है, चाहे जो मर्जी हम तकरीरें करते रहें और जो मर्जी हम फिलॉसफी करते रहें। अगर हमें अपनी गाड़ी, कार, बंगला, रोटी खाना, कपड़ा पहनना, इसके लिए 8 घंटे से, यानी आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, वो मोटरसाइकिल हफ्ते में 5 दिन तक वर्कशॉप में रहता है और एक दिन आप उसको धोते हैं और एक दिन आप उसके ऊपर बैठ करना चक्कर लगाते हैं बाजार का। कौन कहेगा अक्लमंद हमें कौन करेगा? उसकी मेंटेनेंस में 5 दिन लग रहे हैं। अगर 24 घंटे में से 18 घंटे मेंटेनेंस में लग रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और अपने पर्पस ऑफ लाइफ में बहुत लोअर लेवल पर प्लेस है।
हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ में बहुत लोअर लेवल पर प्लेस्ड है। तो ये वाई का आंसर हम एक आदमी कॉज की खातिर 24 में से 22 घंटे काम करता है, लेकिन उसका वाई बहुत हाई है, तो कोई बात नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सेहत भी खराब हो रही है, उसकी बाकी चीजें भी खराब हो रही हैं, लेकिन उसका वाई बहुत ऊपर है। मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं टाइम के स्पैन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं कि अगर बॉडी के लिए 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हार्ट और स्पिरिट के लिए 22 घंटे 23 घंटे भी काम कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑन अ हायर लेवल। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? आई डोंट नो, you have to decide. It's up to you. There is a sub animal level, there is an animal level, there is a human level, there is a superhuman level, there is a cosmic level, and there is a godly level. No one can be God, but there is a godly level. It's up to us to decide कि हम किस लेवल का पर्पस पर अपनी बकिया जिंदगी गुजारना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी है। और आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये 3 बातें करके हम बात खत्म करेंगे। मैं अभी भी आपको पर्पस ऑफ लाइफ आपका नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको 3 प्रिंसिपल बता रहा हूं जो भी आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। मैं अपने वोकल कॉर्ड को थोड़ा सा रेस्ट दूं, जस्ट 15 सेकेंड। इतनी देर में आपने पहले भी ये पर्पस ऑफ लाइफ ज़हन में सोचा था ना, अब इस सारी गुफ्तगू के दौरान भी अब आप सोच लीजिए, जो वक्त आपका जिंदगी का बाकी बचा है उसमें आपका पर्पस ऑफ लाइफ बॉडी लेवल पर होगा या हार्ट लेवल पर होगा, और किसी पर मना नहीं है या कहां। आप 15 सेकंड सोच लें, मैं जस्ट पानी पी के आपको ये 3 प्रिंसिपल बताता हूं जिसके तहत हम ये फैसला कर सकते हैं कि जो आपने फैसला किया है वो हायर पर्पस है या लोअर फंक्शन पर्पस है। प्लीज अपने जहन में एक फिक्रा जरूर सोचें कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। प्लीज, My purpose of life is to fill in the blanks, please. Sacrifice, अल्लाह सर बरकत दे। मैं किसी को भी ये नहीं कहता, आप कोई भी पर्पस ऑफ लाइफ बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हर चीज को सैक्रिफाइस करेंगे ना दूसरों के लिए, यही सारा। सर मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इमोशन ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूं, सर मैं पूछना किसी से नहीं है, मैं आपको सर 4 प्रिंसिपल बता रहा हूं, ये मैं आपको 4 प्रिंसिपल बता रहा हूं सर, ये हमारी आखिरी बात होगी आपकी। आप जो भी आपने पर्पस ऑफ लाइफ बनाया है, इन चारों में से उसको मैच करके देख लें कि पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अगर पूरा नहीं उतरता तो फिर भी वो गलत पर्पस नहीं है, मगर वो हायर पर्पस नहीं है, वो बॉडी के लेवल पर है। पहली बात यह कि जो भी आपने पर्पस बनाया है वो एक ऑब्जेक्टिव पर्पस हो, सब्जेक्टिव ना हो। क्या मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का? मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, यह एक सब्जेक्टिव पर्पस है, इसका कुछ मतलब नहीं है। मैं 2 किलोमीटर रोज चला करूंगा, यह ऑब्जेक्टिव है, जो मेजरेबल है, जो आप देख सकते हैं। मैं नहीं खाया करूंगा पराठा, मैं कोक नहीं पीऊंगा, यह है ऑब्जेक्टिव। हां, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, यह सब्जेक्टिव। जैसे मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूं। कभी आपने मिसेज इंसानियत या मिस इंसानियत देखी है, जो आपके दरवाजे पे कुंडी खड़का के कहे कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेज इंसानियत है, मेरी खिदमत करें? ऐसी कोई औरत देखी है आपने? तो ये जब भी हम सब्जेक्टिव पर्पस बनाते हैं वो हमारा आंखों का धोखा होता है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करना बहुत आसान है, क्योंकि इंसानियत नाम की कोई चीज हमारे पास कभी आती ही नहीं है। हमारे पास तो इंसान आएगा, हमारे पास इंसान आएगा, इंसानियत नहीं आएगी। तो जो सब्जेक्टिव अगर किसी ने बनाया है ना, मैं आपसे नहीं पूछता क्या बनाया है, आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया है जो कि मेजरेबल नहीं है, रिप्रोड्यूसेबल नहीं है, विजिबल नहीं है। यानी मैं 2 किलोमीटर चलता नहीं हूं तो पता लग जाएगा आपको, मैं कोक पीता हूं तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, यह कुछ भी नहीं है। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, यह कोई पर्पस नहीं है। हां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह है ऑब्जेक्ट। यानी यह फर्क है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। तो आपने मेरे प्यारे दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया है, प्लीज यॉर्ड स्टिक से देख लें, मेजरेबल है कि नहीं है। इंसानियत की खिदमत नहीं, उसको ब्रेक करके करिए कि उसका क्या मतलब है, मैं क्या करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। एक पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी, जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है वो आपकी नीड नहीं होनी चाहिए।
अगर वो आपकी जरूरत है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं है। मैं एक बड़ा घर लेना चाहता हूं, ये आपकी जरूरत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। तो आपने जो भी सोचा था उसको दोबारा देख लें कि वो आपकी जरूरत थी या जरूरत नहीं थी। अगर वो जरूरत थी, प्लीज उसको चेंज कीजिए। वो आपकी नीड है, आप उसके लिए मेहनत कीजिए, मगर वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं है। वो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं है। पहली बात यह है कि वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात यह कि वो आपकी नीड नहीं होनी चाहिए, जो आपकी जरूरत है ना वो नहीं। दूसरा, तीसरा, ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी टाइम बाउंड। मैं 10 साल के अंदर अंदर यह करना चाहता हूं, 10 साल में आपने यह कर लिया तो फिर तो आपको फौज चला जाना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव था कि मैंने 3 साल के अंदर यह बंगला बनाना है, यह मेरी जिंदगी का ऑप्शन है, तो 3 साल के बाद अगले दिन मतलब आपका इंतकाल हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जिंदगी का पर्पस तो पूरा हो गया, राइट? हां, पर्पस टाइमलेस होना चाहिए। मैं आपकी सब इसकी मिसालें आपको देता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अरसा इस दुनिया में रहे, उनका पर्पस कब तक है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितना 30, 32, 35 साल की उम्र में यहां से चले गए, उनका मोमेंटम कितना है? अच्छा चलें, ये तो बड़े बुजुर्ग हमारे यानी अंबिया कराम हैं। अब्दुल सत्तारी थी हमारे प्रोफेशन के अंदर, अदीबुल हसन रिजवी साहब, ऐसे दुनिया में हमारे सामने जिंदा मिसालें मौजूद हैं। तो ऑब्जेक्टिव हैज टू बी टाइमलेस। वो मैं कभी कभी शायरी भी करता हूं। मेरा एक शेर है कि थोड़ा सा आप लाइट भी होंगे, बड़ी संजीदा बातें कर रहा हूं, कि तुझे पाना मेरे जीने का मकसद। क्या कहा मैंने? तुझे पाना यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ ना, तुझे पाना मेरे जीने का मकसद। तुझे जब पा लिया तो क्या करूंगा? मेरी बात समझ आई? तो अगर टाइम बाउंड एक्टिविटी हुई तो फिर तो वो ऑब्जेक्टिव ना हुआ आपका। और तीसरा प्लीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव शुड बी नोबल। नोबल का सिंपल तर्जुमा यह है, नोबल का सिंपल तर्जुमा यह है, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं, उसके नतीजे में जो कुछ हासिल हो रहा है, उसके बेनिफिशियरी मेरे बच्चों के अलावा, बहन भाइयों के अलावा कोई और लोग भी हों। और प्लीज एक बात याद रखिएगा, चैरिटी इज नेवर अ नोबेलिटी। हमारे दिमाग के अंदर घुस गया है कि चैरिटी जो है ना वो नोबेलिटी है। चैरिटी होती है कि भाई हम ना हर साल सब अपने मुलाजमों को ना कपड़े लेके दे देते होते हैं, हम बच्चों की स्कूलों की किताबें दे देते हैं, हमारी घर की जो आया है ना, जो मैं सर्दियों में कपड़े चेंज करती हूं, मैं सारे उसको दे देती हूं। ये चैरिटी है। जिस माशरे में चैरिटी ज्यादा होती है उसका मतलब ये होता है कि उस मासले में पैसे की तकसीम नहीं है सही। कुछ लोगों ने अपनी सलाहियतों और अपनी जितना डिजर्व करते थे उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए अब उसको अपने आप गिल्ट को खत्म करने के लिए वो चैरिटी करते हैं। मैं चैरिटी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन चैरिटी इंडिकेटर खुशहाली का नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, हजरत उमर के जमाने में, नबी के बाद एक जमाना आ गया था, लोग कहते थे ज़कात ले लो, ज़कात को ज़कात लेने वाला नहीं था, हम क्यों लें? वी डोंट नीड चैरिटी, देयर वाज नो वन हु रिक्वायर्ड चैरिटी। और हम बड़े फख्र से कहते हैं पाकिस्तान चैरिटी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका मतलब पाकिस्तान पैसे की तकसीम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्तेहसाली मुल्क है। तो इसलिए प्लीज अपने जहन में रखिएगा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव यह है ना कि एक जगह मैं यतीमखाना खोलूंगा, एक जगह मैं यूं करूंगा, ये करूंगा, याद रखिएगा कहीं वो चैरिटी ना हो। हम नोबेलिटी की बात कर रहे हैं। नोबेलिटी का मतलब यह है कि मेरे इर्द गिर्द जितने मुतल्लिकीन हैं उनके लेवल को मैं ऊपर उठाऊं। अभी हम खाने पर बात कर रहे थे कि लोग फख्र से कहते हैं ये जो बंदा है ना, ये मेरा खानदानी नौकर है, इसके अब्बा मेरे जूता पॉलिश, मेरे अब्बा की जूता पॉलिश करते हैं, अब ये मेरे जूते पॉलिश करता है। बहुत शर्म की बात है। हमारे बच्चों के 700 750 नंबर आए, हमने पैसे के जोर पे उनको डॉक्टर बना लिया, वो जूते पॉलिश किए जा रहा है अभी तक। उसके लेवल में कोई, मैं नहीं कहता वो भी डॉक्टर बन जाता, मगर उसके लेवल में कुछ तो इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो इसलिए प्लीज आप याद रखिएगा, समतंग हमारा दिमाग जो है ना हमें चक्कर देता है और चैरिटी को नोबेलिटी बना के पेश करता है। ये वाली नोबेलिटी नहीं होती। नोबेलिटी का यह है कि मैं अपना पेट काट कर और अपने वसाइल को कम करके मैं और लोगों की जिंदगी को ऊपर उठाऊंगा, इसका नाम नोबेलिटी है। लिहाजा मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, फिर आप कहेंगे इतनी तकरीर करने का फायदा क्या हुआ, गला अपना भी फाड़ा, हमें भी रखा बांध के, बताया तो है नहीं जिंदगी का क्या पर्पस है। तो भाई जिंदगी का पर्पस आपने खुद फैसला करना है और ये आप पर डिपेंड करता है
कि आप बॉडी लेवल, लेकिन आप अपनी मर्जी से बॉडी और हार्ट और स्पिरिट लेवल का नहीं डिटरमिन कर सकते जब तक आप उस लेवल पर ना हो। अगर हम बॉडी लेवल पर हैं तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगी अपने पर्पस को ऊपर लेके जाने की। और उसकी यार्डस्टिक देख लें, 24 आवर में से ज्यादा टाइम किस काम में गुजरता है। जिस टाइम में ज्यादा गुजरता है वो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। अगर वो बॉडी लेवल का है तो उसको ऊपर ले जाने की जरूरत है। उसको ले जाने की कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। ये 4 यार्डस्टिक बताई हैं, वो सब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्टिव हो, और वो आपकी जरूरत ना हो, और वो टाइम बाउंड ना हो, और वो नोबल हो। तो फिर हम ऐसे PQ में तरक्की करेंगे, IQ में तरक्की करेंगे, EQ में तरक्की करेंगे, SQ में तरक्की करेंगे। और ये बहुत अच्छा काम है। इसकी पहली मंजिल खुशी है। हम कहते हैं मैं दिल का सुकून चाहता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे दिल का सुकून हासिल हो जाए। ये लोगों के लिए आखिरी मंजिल है, मगर जिसका पर्पस ऑफ लाइफ सही हो उसकी पहली मंजिल हैप्पीनेस है। यानी जो आखिरी मंजिल है वो उस शख्स की पहली मंजिल होती है, और उसके बाद उसका वैल्यू सिस्टम बेहतर हो जाता है और उसकी जिंदगी मुफीद गुजरती है। और यहां अगर हम अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को दरमियान ले आए, अगर किसी शख्स, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा अपनी मखलूक से मोहब्बत है, अगर हमारी जिंदगी पर्पसफुल तरीके से गुजरेगी तो मखलूक हमसे खुश होगी। मखलूक हमसे खुश हुई तो इसका मतलब अल्लाह हमसे खुश होगी। लिहाजा पर्पसफुल लाइफ का मतलब ही एक्चुअली लाइफ हियर एंड लाइफ हियर आफ्टर को बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।